हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम यूनिट 4, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये जो है एग्ज़ाम में आप लोगों का पूछा जाने वाला मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इसे जो है मिस नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो आज हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बहुत डिटेल में समझेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। देखो, ये जो वर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये जो वर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है, एक नेगोशिएबल और दूसरा जो है इंस्ट्रूमेंट। अब ये नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है, तो आप याद रखेंगे नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल ट्रांसफरेबल और दूसरा जो है इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। इसका मतलब क्या हो जाता है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज मान के चलो ये पर्सन ए है, यानी कि हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर ए, और ये पर्सन बी है, मिस्टर बी। तो यहाँ पे एक रिटन डॉक्यूमेंट, यहाँ पे एक रिटन डॉक्यूमेंट जब ए ने पर्सन बी को दिया, ये रिटन डॉक्यूमेंट जब पर्सन ए ने पर्सन बी को दिया, तो ये जो रिटन डॉक्यूमेंट है ये कहलाता है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये ट्रांसफरेबल है। क्योंकि ये ट्रांसफरेबल है, तो कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट जो ट्रांसफरेबल होगा उसे हम कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट तभी बनता है जब उसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिटन डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए, आपने चेक सुना होगा। जो हम चेक दे रहे हैं, कोई भी पेमेंट अगर हमको करना होता है तो हम चेक के थ्रू करते हैं जब हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं रहता है। तो यहाँ पे मिस्टर ए ने जो है चेक दिया मिस्टर बी को, और बी को जब दिया गया वो चेक जो है एक रिटन डॉक्यूमेंट है, तो हम उसे कहते हैं आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको क्लियर किया है। अब इसे जो है हम और डिटेल में समझते हैं। देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के 3 टाइप्स होते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के 3 टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अगर हम डिस्कस करें तो इसके टाइप्स में 3 टाइप्स के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होंगे। तो सबसे पहला लिख लेंगे हम, सेक्शन 4, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6। ये जो है आपके सेक्शंस हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए, जो टाइप्स हैं। अब सबसे पहले इसमें आप देखेंगे कि सेक्शन 4 जो है वो किसके लिए है। तो सेक्शन 4 आपको याद रखना है, प्रॉमिसरी नोट। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पहला टाइप है। दूसरा जो है वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। और तीसरा जो है वो है चेक। तो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था चेक। तो चेक जो है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। प्रॉमिसरी नोट भी जो है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो यहाँ पे 3 टाइप के आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सेक्शन 4 में जो है बताया गया नेगोशिएबल प्रॉमिसरी नोट, सेक्शन 5 में बताया गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और सेक्शन 6 में बताया गया चेक। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये क्या है। तो सबसे पहले देखो, जब मैंने एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बात की, एसेंशियल एलिमेंट्स यानी कि एसेंशियल फीचर्स, किसके? एसेंशियल फीचर्स। एसेंशियल
फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एसेंशियल फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो इसके फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे। अब इसके फीचर में हम देखते हैं, सबसे पहले आप जो है ट्रांसफरेबिलिटी लिखेंगे, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ट्रांसफरेबिलिटी में इसमें भी आप जो है दो टाइप के लिख लेंगे। सबसे पहले इसमें आप लिखेंगे बाय एंडोर्समेंट। बाय एंडोर्समेंट। देखो ये सब वर्ड जो है आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत इजी है। बाय एंडोर्समेंट और बाय डिलीवरी मैं आपको समझाता हूं। बाय एंडोर्समेंट और बाय डिलीवरी का मतलब, तो बाय एंडोर्समेंट का मतलब क्या होगा? बाय एंडोर्समेंट का मतलब होगा ये रिटन फॉर्म में होना चाहिए। एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? ये रिटन फॉर्म में होना चाहिए और जिसके भी फेवर में दिया जा रहा है उसका नेम लिखा होता है। तो जिसके भी फेवर में दिया जा रहा है, जिसके भी फेवर में दिया जा रहा है उसका नेम लिखा होता है। तो मैंने आपको क्या बताया एंडोर्समेंट का मतलब? एंडोर्समेंट का मतलब मैंने बताया एक रिटन फॉर्म जिसमें जिस भी पर्सन को दिया जा रहा है उनका नेम लिखा होना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है? आपका एंडोर्समेंट। अब दूसरा जो है बाय डिलीवरी, जिसको हम क्या कहते हैं? बियरर इंस्ट्रूमेंट। बियरर इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? जिस इंस्ट्रूमेंट में नाम लिखा नहीं होता, ये भी रिटन फॉर्म है, ये भी रिटन फॉर्म है, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो वो रिटन फॉर्म में ही होंगे। ये भी रिटन फॉर्म है, लेकिन जिसके फेवर में दिया जा रहा है, जिसके भी फेवर में दिया जा रहा है उनका नेम इस पे नहीं होता। ठीक है, इसमें होता है, एंडोर्समेंट में होता है, लेकिन डिलीवरी में नेम ऑफ अ पर्सन नहीं होता। क्लियर है? ये ट्रांसफरेबिलिटी है। मतलब एक पर्सन ने जब दूसरे पर्सन को जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है दिया, वो प्रॉमिसरी नोट भी हो सकता है, वो चेक भी हो सकता है, या तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है। अब दूसरा जो है आप इसमें ध्यान रखेंगे, जो दूसरा इंपॉर्टेंट है, जब किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को दिया चेक, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कोई सा भी चेक हो सकता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, तो इट शुड बी साइंड। इट शुड बी साइंड। इसका मतलब होता है कि अगर सबसे पहले जो ड्राफ्ट कर रहा है, अगर मान के चलो ये एक चेक है, तो चेक अगर ड्राफ्ट किया जा रहा है तो उसमें सिग्नेचर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी पर्सन ने उस चेक को ड्राफ्ट किया उनका सिग्नेचर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने दूसरा एसेंशियल एलिमेंट क्या पढ़ लिया? इट शुड बी साइंड। अब तीसरा हम डिस्कस करते हैं, ये जो है इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। अब ये जो है फ्रीली ट्रांसफरेबल है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इजीली जो है ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। वन पर्सन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक पर्सन जिसने ड्राफ्ट किया और दूसरा पर्सन जो रिसीव करेगा, इसी कहते हैं हम फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो मैंने आपको 3 एसेंशियल एलिमेंट अभी तक बता दिए हैं, और अब उसके बाद मैं आपको बताता हूं फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट, जो कि है इंडिपेंडेंट टाइटल।
इंडिपेंडेंट टाइटल, ठीक है। इंडिपेंडेंट टाइटल में अब देखो यहां पे क्या होती है, दो पार्टीज होती है, जो एक पर्सन जो है जिसने चेक को ड्राफ्ट किया और दूसरा पर्सन जो रिसीव करेगा। तो यहां पे जो पर्सन ड्राफ्ट करता है, जो बनाता है चेक को, उसे हम कहते हैं ट्रांसफरर। जो ट्रांसफर करने वाला है वो कहलाता है ट्रांसफरर, और जो रिसीव करने वाला है वो कहलाता है ट्रांसफरी, ठीक है। अब जो रिसीव करेगा वो ट्रांसफरी है और जो ड्राफ्ट करेगा वो ट्रांसफरर है। अब यहां पे आपको जो इंडिपेंडेंट टाइटल है, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट आपको मुझे बताना है वो ये है कि कैन बी डिफेक्टिव, कैन बी डिफेक्टिव टाइटल, कैन बी डिफेक्टिव टाइटल। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ट्रांसफरर है उसके नॉलेज में होता है कि मेरे अकाउंट में पैसा है या नहीं, मैं पैसा दे पाऊंगा या नहीं, इसे सारी चीज़ों का नॉलेज होता है। तो जब वो ड्राफ्ट कर रहा है, जिस दिन वो ड्राफ्ट कर रहा है उस दिन से ही उसको सारी चीज़ें पता है कि मैं जो है क्या कर रहा हूँ, मेरे पास पैसा है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है ट्रांसफरर कैन बी डिफेक्टिव, कैन बी डिफेक्टिव टाइटल मतलब क्या है, वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी भी कर सकता है। उसके पास पैसा नहीं है तो भी उसने चेक बना दिया, ठीक है, उसको पहले से मालूम है मैं इसको पैसा नहीं दूंगा, लेकिन उसने जो है गलत साइन कर दिया या कुछ भी उसने कुछ भी करके रख दिया है, ठीक है, उसका इंटेंशन नहीं होता है ना। कैन बी का मतलब अच्छे लोग भी होते हैं, ट्रांसफरर अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, तो कैन बी डिफेक्टिव टाइटल है। दूसरा ट्रांसफरी जो है वो कहलाता है आपका इफेक्टिव टाइटल एज ट्रांसफरी हैज नो नॉलेज, ठीक है, नो नॉलेज ऑफ फ्रॉड। क्योंकि इसे पता नहीं है, इसे पता नहीं है, इसे कुछ भी आइडिया नहीं होता, इसे कुछ भी नॉलेज नहीं होता कि जो है आपका ट्रांसफरर आपको अगर जो भी पैसे दे रहा है, मतलब चेक ड्राफ्ट किया है, वो सही है या नहीं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। डिफेक्टिव टाइटल किसका रहता है, ट्रांसफरर का रहता है, और कोई नॉलेज नहीं होता ट्रांसफरी को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए हैं जो एसेंशियल एलिमेंट्स है। अब उसके बाद जो है हम इसमें जो है नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर, वो है सर्टेनिटी ऑफ अमाउंट, सर्टेनिटी ऑफ अमाउंट, सर्टेनिटी ऑफ अमाउंट। अब सर्टेनिटी ऑफ अमाउंट का मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इस पे जो चेक जो है ड्राफ्ट किया जा रहा है, जो ट्रांसफरर एक चेक बना रहा है ट्रांसफरी के लिए, तो उस चेक में एक अमाउंट लिखा होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। सर्टेन मतलब अगर मान के चलते हैं 50,000 आपको देना है पर्सन बी को, है ना, पर्सन बी को, तो उसमें सर्टेन अमाउंट लिखा होना चाहिए, एग्जैक्टली जितना आप पे करना है, बिलो 50,000 to 10,000, मोर देन 50,000, ऐसा कुछ नहीं, पूरा सर्टेन अमाउंट लिखाना रहना चाहिए। तो वो है सर्टेनिटी ऑफ अमाउंट, क्लियर है। उसके बाद जो है 6th नंबर, ये तो एकदम सिंपल है, इट शुड बी इन राइटिंग, इट शुड बी इन राइटिंग। अरे चेक ड्राफ्ट किया जा रहा है तो ओरली तो नहीं होगा, इट शुड बी राइटिंग, और इट शुड नॉट बी, इट शुड नॉट बी ओरल, इट शुड नॉट बी ओरल, ओरल नहीं होना चाहिए। मैं आपको जो है पैसा दे दूंगा तो ये ओरल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जो 7th हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो एसेंशियल एलिमेंट है, वो है इट शुड क्रिएट a right, it should create a right of a person, it should create a right of a person to
रिसीव मनी। जिस दिन ये चेक ड्राफ्ट किया गया, तो अब जैसे ही उस पर्सन ने चेक रिसीव किया है तो उसका राइट है कि वो मनी भी रिसीव करे। एंड अ करस्पॉन्डिंग liability of a person to pay money। इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को चेक दिया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को चेक दिया, तो यहाँ पे उस चेक पे लिखा हुआ था 50,000। तो इसकी ऑब्लिगेशन है, जब इसने चेक दिया बी को तो ये मनी भी जो है पे करेगा 50,000। इसकी ऑब्लिगेशन है कि मनी ये पे करेगा 50,000, लेकिन इसके बैंक से ये डिडक्ट होगा, क्योंकि मैं चेक का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो उसके बैंक में इतने मनी यानी कि पैसे होने चाहिए। ठीक है, ये किसकी लायबिलिटी हो गई? लायबिलिटी हो गई मिस्टर ए की, क्योंकि उसको पैसा देना है। और इसका ऑब्लिगेशन क्या है? इसका राइट क्या है? इसका राइट क्या है? इसका राइट है टू रिसीव मनी, टू रिसीव मनी। तो होप आपको मैंने जो अभी 7 एसेंशियल एलिमेंट्स बताए हैं वो क्लियर है। ठीक है, इसके आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो।